हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रिलोडेड। और मेरा थंबनेल देख के आज आपको समझ आ गया होगा कि मेरा जो वीडियो है वो बेसिकली आज बेस्ड है कनाडा की पीआर पे। आज मॉर्निंग में ऐसे बैठे बैठे मेरे एक फ्रेंड का एक एसएमएस आया मुझे, जिसमें ही आस्क्ड मी रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स टू टेक आउट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मुझे लगा कि चलो लेट्स मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस कि आप कनाडा की पीआर घर बैठे हुए कैसे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी कंसल्टेंट। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं गाइस, मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही सब कुछ अपने प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, सबसे पहला आपको गाइस अपना पासपोर्ट चेक करना है। आपको अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक करनी है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 साल या 1.5 ईयर्स की रह गई है तो मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि आप उसको पहले रिन्यूअल पे डाल दीजिए, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा लंबा है। और प्रोसीजर के होते होते अगर आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी बीच में एक्सपायर हो जाए या पीआर आने से पहले उसमें आ जाए तो वो आपको बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकती है। सो पहला स्टेप है आपके पासपोर्ट का। नेक्स्ट स्टेप है गाइस, जो इसमें सबसे लेंथी प्रोसीजर होता है वो है ईसीए। ईसीए इज बेसिकली एजुकेशनल क्रेडेंशियल इवेल्युएशन। इसका बेसिकली मतलब यह है कि कुछ एजेंसीज को हायर कर लिया गया है या उनको रेकमेंड किया गया है, वो आपकी एजुकेशनल डिग्री की इवेल्युएशन करती हैं, जो कि रिकमेंडेड है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवानी होती हैं। ट्रांसक्रिप्ट्स कहाँ से निकलवाएंगे? ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की इवैल्यूएशन करानी है तो आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया आपको उस कॉलेज से आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी। और अगर आपको अपनी मास्टर्स की इवैल्यूएशन करानी है तो आपको अपने मास्टर्स वाले कॉलेज से मिलेगी। और गाइस एक चीज़ का इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अपने मास्टर्स की वैल्यूएशन करानी है तो उसके लिए आपको ट्रांसक्रिप्ट ग्रेजुएशन की भी और मास्टर्स की दोनों ही साथ लगा के भेजनी पड़ेगी। इस बात का बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए एजेंसीज कौन कौन सी रखी गई हैं जो बेसिकली रिकमेंडेड हैं, जो मेन एजेंसीज हैं उसके नाम आपको बताऊंगा। इसमें ICES, IQAS, ICAS और WS, ये जो मेन एजेंसीज हैं इनको रखा गया है इसके लिए। अब इसमें कुछ एजेंसीज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, कुछ एजेंसीज टाइम थोड़ा सा कम लेती हैं। वो आप बाकी जगह पे जाएंगे या उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे लेंथी प्रोसीजर आपका ये है, मैं कहूँगा सबसे पहले आप इस प्रोसीजर को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब तक आपकी ECA होके आएगी, इन द मीन टाइम हम बाकी सारे जो प्रोसीजर्स हैं हम उनको कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, विच इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन दोज हु वांट टू गो टू कनाडा। ये टेस्ट सबको देना मैंडेटरी है। विदाउट दिस टेस्ट यू कैनॉट गो टू कनाडा और यू कैनॉट अप्लाई फॉर द कनाडा पीआर। अब ये टेस्ट क्या है? बेसिकली हम इसको इंडिया में जो जानते हैं इसको आइल्स के नाम से हम जानते हैं। आइल्स जो कंडक्ट कराती हैं वो एजेंसीज हैं ITP और ब्रिटिश काउंसिल। ये 2 एजेंसीज से एलोकेट करी गई हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड और अदर कंट्रीज में भी इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं। अब ये टेस्ट गाइस क्या होता है, इस टेस्ट में डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सेग्रीगेट किया गया है। इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इस तरह से इनको सेग्रीगेट किए गए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी है और एक मैनुअल टेस्ट भी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप चाहें तो वो चूज कर सकते हैं, उसका रिजल्ट थोड़ी जल्दी आता है। और जो मैनुअल टेस्ट है आपका, जो नॉर्मल टेस्ट कंडक्ट किया जाता था, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है उसके रिजल्ट को आने में। अब इसमें आपको स्कोर क्या करना है गाइस? स्कोर इज 8777। ये मैजिकल नंबर है जो आपको इसमें स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस नंबर को स्कोर कर लेते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपकी पीआर जो है वो लगभग तय हो जाती है मिलने आपको। अब 8 किस में स्कोर करना है? 8 है आपको लिसनिंग में स्कोर करना है। जो रेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसमें आप 777 स्कोर कर सकते हैं। जैसे ही आप ये स्कोर आपका आ जाएगा, आपका इवैल्यूएशन टोटल हो जाएगी, तो आप ये समझिए कि आपका 50% ऑफ द जॉब इज ऑलरेडी डन नाउ आपको जो वेट करना होता है आपकी ECA की रिपोर्ट आने का वेट करना होता है, क्योंकि वंस यू कंप्लीट योर आइल्स आप अपनी बाकी की जो प्रोफाइल है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइल्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है गाइस, इसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द आइल्स। वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जो करूंगा, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा और उसको जरूर देखिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आइल्स में स्कोर करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप गाइस, अब नेक्स्ट स्टेप जैसे कि आपकी ECA की रिपोर्ट आ जाएगी, आप आइल्स का टेस्ट अपना क्लियर कर लेंगे, आपके पास आइल्स के बैंड होंगे। इसके आने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। प्रोफाइल क्रिएट कहाँ करनी पड़ती है? आपको CIC कैनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं और उसकी क्रिएशन के बाद आपको वेट करना होता है ITA आने का। ITA मीन्स इन्विटेशन टू अप्लाई। अब इसमें वेट किस चीज़ का करना है और जब आपने अपलोड करना है तो इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? बेस्ड ऑन योर जॉब प्रोफाइल, जो भी एक्सपीरियंस आप इसमें मेंशन कर रहे हैं,
उसके हिसाब से आपको एक कैटेगरी दी जाती है। इसमें जो बेसिकली कैटेगरीज इसमें आती हैं वो आती है NOC OAB, जो मेन कैटेगरीज इसमें काउंट होती है। तो आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना है उसमें, और उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल जो है इसमें अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद गाइस इसमें हर सेकेंड और फोर्थ वेडनेसडे को इसमें ड्रॉ दिया जाता है जो कैनेडियन इमिग्रेशन देती है। उसमें जितने भी स्कोर जो भी ड्रॉ में आता है, अगर आपका स्कोर उस ड्रॉ के अंदर आ जाता है, मैच होता है, लाइक अगर आपका स्कोर 476 है और जो उन्होंने ड्रॉ निकाला है उसमें 474 आया है, तो यकीन मानिए आपका इन्विटेशन आना ऑलमोस्ट तय है। लेकिन अगर आपका स्कोर 476 है और 476 की ड्रॉ में निकाला गया, तो गाइस उसमें वो देखा जाता है कि जिसने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपलोड करी है उसको इन्विटेशन भेजा जाता है। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ जाए। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जैसे ही आपका EC आ जाए और जैसे आपका आइल्स क्लियर हो जाए, आपको इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल उसमें अपलोड कर देनी है, और उसके बाद इन द मीन टाइम अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको जमा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल अपलोडिंग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। इन द मीन टाइम जैसे आपने प्रोफाइल अपलोड कर दी है, आपको इमीडिएटली इस पे नेक्स्ट स्टेप पे आना है। मैं आपको बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने पॉइंट्स इंक्रीज कैसे कर सकते हैं इसमें। तो आपको अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले गाइस, अगर आपको फ्रेंच आती है तो फ्रेंच इवैल्यूएशन का भी एक टेस्ट है जो आप दे सकते हैं, जिसके अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स और होते हैं जो उसमें ऐड हो सकते हैं और जिसको आप बढ़ा सकते हैं। सेकंड गाइस, अगर आपका कोई रिलेटिव ब्लड रिलेशन में, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन रिलेटिव कोई कनाडा में ऑलरेडी है, कनाडा PR में है, तो 15 पॉइंट्स आप उसके भी अपने में ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट है गाइस, अगर आप मैरिड हैं और आपका कंपेनियन भी आपके साथ जा रहा है, तो आप अपने कंपेनियन को, जो आप अपनी वाइफ या आप अपने हस्बैंड को पुश कर सकते हैं आइल्स को देने के लिए। और आइल्स में अच्छे मार्क्स, जितने अच्छे मार्क्स वो स्कोर करेंगे उतने ही पॉइंट्स आपके और इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। और सेम प्रोसीजर उनके लिए भी रहेगा। अगर वो भी मास्टर्स उन्होंने करी हुई है या वो भी ग्रेजुएशन करी हुई है, तो आप उनकी भी वैल्यूएशन जरूर कराएं, जो आपको टोटल हेल्प करेगा आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में, या आपके जो टोटल CRS जो कैलकुलेटर में आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अगर यूज करेंगे तो आपका जो CRS कैलकुलेटर में जो पॉइंट्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आप एक बार प्रोफाइल अपनी अपलोड कर लेंगे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। प्रोफाइल को अपलोड करने से पहले आप ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखिए, और जितने मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं आप अपने मैक्सिमम मार्क्स को सारा कलेक्ट करिए और उसके बाद अपनी प्रोफाइल को अपलोड करिएगा। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब इस सब को करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे जाना है गाइस। जैसे आपने अपनी प्रोफाइल अपलोड करी, आप वेट करिए अपने IT आने का। जैसे ही आपको IT आता है, आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा करने के लिए। अब डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको क्या क्या जमा करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आप एक्सपीरियंस उसमें टोटल अपना लगा रहे हैं, आपको उस टोटल एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको एक एक चीज़ उसमें डिपॉजिट करनी है। तो आप इसकी प्रिपरेशन अपनी पहले से कर सकते हैं, जिसमें आपका ज्वाइनिंग लेटर बहुत मैंडेटरी है और आपका एक रेफरेंस लेटर बहुत मैंडेटरी है, जो आपका अपना जॉब एम्प्लॉयर से आपको लेना पड़ेगा, जिसका एक्सपीरियंस आपने NOC कोड में मेंशन करा है। उस जॉब रेफरेंस लेटर में आपकी ड्यूटीज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए जो भी आपने NOC कोड मेंशन किया है, और बहुत क्लियरली उसमें डिफाइन होना चाहिए कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें क्या थी। लेकिन मानिए गाइस, बहुत सारी रिजेक्शन सिर्फ इसी कारण से होती है कि उनका जो जॉब रेफरेंस लेटर होता है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा होता है। तो इस बात पे आप बिल्कुल क्लियरली ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ बहुत मैंडेटरी है। सेकंड, आपको इसमें सैलरी स्लिप्स बहुत मैंडेटरी है। थर्ड, आपको बैंक स्टेटमेंट आपको रखनी पड़ेगी। फोर्थ, आपको मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिज हैं तो आपका एक रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो SDM ऑफिस है कोर्ट का होता है, वही वैलिड होता है इसमें। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने पासपोर्ट में आप अपना रिन्यू कराएं, अगर उसमें आपके कंपेनियन का नाम मेंशन नहीं है तो आप उसमें अपने कंपेनियन का नाम भी उसमें जरूर से मेंशन करवा लें। अगर आप अपना सेल्फ बिजनेस करते थे गाइज यहाँ पे, तो आपका फॉर्म 16 और आपके ITR की कॉपीज होनी चाहिए। ये ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मीन टाइम में आपको कलेक्ट करके रखने हैं, क्योंकि गाइज जैसे ही आपका इन्विटेशन आएगा 60 डेज का टाइम मिलेगा। यकीन मानिए 60 डेज के टाइम में वो सब चीज़ें पूरी करवाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें थिंग है गाइज, वो है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मली आप पासपोर्ट ऑफिस से करवा सकते हैं या अपने SP ऑफिस से करवा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग इसमें नोट करने की वो ये है कि अगर लास्ट 10 ईयर्स में आप इंडिया से बाहर कहीं भी आपने 6 मंथ से ज़्यादा स्पेंड किए हैं गाइस,
तो वहाँ की पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको लानी होगी। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो शायद ज़्यादा कंज्यूमिंग हो सकता है आपके लिए, तो इस चीज़ को आप पहले ही ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को अपलोड करेंगे, इन द मीन टाइम आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसीजर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ सारा कुछ करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा, और जैसे ही आपका इन्विटेशन आता है आपको सब कुछ जमा कराना है। और कोशिश करिएगा जो आपका मेडिकल होता है उसको आप बिल्कुल लास्ट में जमा कराएं, या लास्ट में आप अपना मेडिकल करने के लिए जाएं, क्योंकि उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर की होती है, और कई बार प्रोफाइल्स हमारी रिव्यू में चली जाती हैं तो वो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, और कई बार हमें जब हमारी PR आ जाती है हमें दोबारा से फिर कई बार मेडिकल की रिक्वायरमेंट वो बोलते हैं कि हमें दोबारा से अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा मेडिकल जहाँ तक हो सके बिल्कुल लास्ट में करिएगा अपना, जिससे कि उसकी वैलिडिटी टाइम जो है वो काफ़ी लंबा हो पाए और उसमें आपको ज़्यादा हैसल प्रॉब्लम जो है आपको झेलनी ना पड़े। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स मैंने आपको समझाए हैं। इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए आप खुद ब खुद ही आपको PR अपनी अप्लाई कर सकते हैं, और घर बैठे आप सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं आपको कंसल्टेंट के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें अगर आपको कुछ मिस हो रही हैं, मैंने आपको सारी स्लाइड्स में इसमें दिखाने की कोशिश करी है कि आप उसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको कुछ उसके बावजूद भी कुछ रह जाता है तो यकीन मानिए CIC की आप वेबसाइट पर जाइए, आपको ईच एंड एवरी डिटेल यू विल फाइंड आउट ओवर देयर। तो बहुत ईजी स्टेप्स हैं गाइस, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बाकी चीज़ों का आप इसमें अच्छे से फॉलोअप करते हैं तो जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि एक जो मेन चीज़ इसमें है कि जितनी कम एज है आपकी, 30 ईयर से लेस एज है गाइस, उतना आपके लिए ईजी हो जाता है PR को अवेलेबल करना। जैसे आप 30 ईयर्स को क्रॉस करेंगे तो 5 पॉइंट्स हर ईयर के साथ आपके लेस होते चले जाएंगे, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटीज थोड़ी कम होती चली जाती है। तो ये था गाइस एक्सप्रेस एंट्री में PR को अप्लाई करने का प्रोसीजर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं इसी कनाडा PR से रिलेटेड कई वीडियोस जो है मैं और अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको IELTS के बारे में बताऊँगा, पॉइंट्स इंक्रीज करने के बारे में बताऊँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताऊँगा, अगर आपके पास US का टूरिस्ट वीज़ा है तो आप सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा US के बेस पे आप अपनी फैमिली को पूरा कनाडा का वीज़ा दिलवा सकते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट के। जी हाँ गाइस, बिना बैंक स्टेटमेंट के आप अपनी पूरी फैमिली को कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा दिलवा सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो टिल देन गाइस फॉलो दिस। अगर आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई राइट नाउ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर माई साइड। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।